अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों आज है हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री का एक और लेक्चर जिसमें हम कवर करेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज को। चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 4। चैप्टर नेम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल तो हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ना बच्चों, वो आपको पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज आता है कि हम पीरियोडिक टेबल में कैसे प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ठीक है, किस तरह हमने जो है पीरियोडिक टेबल से ईजी हुआ है हमें कि कैसे हम प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। उससे मूव करते हैं अपने टॉपिक पर। बच्चों जो प्रॉपर्टीज आज हम कवर करेंगे ना, उसमें आ जाते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास एटॉमिक रेडियस, या फिर जिसको आप एटॉमिक साइज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे हम शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट भी कवर करेंगे हम। और थर्ड चीज जो हम कवर करेंगे वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक हो गया। ये आपके पास तीन चीजें आज मैं आपको कवर करवाऊंगा बच्चों। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस से। एटॉमिक रेडियस क्या होता है बच्चों? अब एटॉमिक रेडियस जो है ना, वो होता है बेसिकली, आपने एटम के बारे में तो खूब पढ़ा हुआ है। ठीक है, एटम क्या होता है? एटम ऐसे शेल्स होते हैं उसके बाहर, ठीक है, और अंदर एक न्यूक्लियस होता है। क्लियर? आपको ये भी पता होगा कि वैलेंस शेल क्या होता है। वैलेंस शेल लास्ट शेल होता है। ठीक है, अब वैलेंस शेल में जो एटम का वैलेंस शेल होता है, वहां से लेकर उसकी जो न्यूक्लियस तक का फासला होता है, इसको हम कहते होते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, क्या होता है एटॉमिक रेडियस? द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। ठीक है बच्चों, किसी भी एटम का वैलेंस शेल जो होता है ना, लास्ट शेल, इससे लेकर जो न्यूक्लियस तक का फासला होता है, इसको हम उसका एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बोलते हैं। मतलब कि उस एटम का साइज ये है। क्लियर है? अब ये एटम साइज जो है ना बच्चों, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे ना, ये सारी हम पहले प्रॉपर्टी को समझेंगे कि प्रॉपर्टी है क्या, और फिर हम उसे देखेंगे ट्रेंड्स में। अब ट्रेंड्स से क्या मुराद है? ट्रेंड्स से मुराद है बच्चों कि हम देखेंगे कि पीरियड में क्या है, इस प्रॉपर्टी से क्या डिफरेंस आ रहा है पीरियड में। ठीक है, पीरियड में इस प्रॉपर्टी से क्या डिफरेंस आ रहा है, और ग्रुप में इस प्रॉपर्टी से क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ग्रुप में इस प्रॉपर्टी से क्या डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, ये दोनों चीजें पीरियड और ग्रुप के अंदर, जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसका पीरियड क्या था, जो हॉरिजॉन्टली रो थी, और जो ग्रुप था वो क्या था, जो वर्टिकल रो थी। हम इन दोनों के अंदर देखेंगे कि इन क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। अब पीरियड के लिए जो आपने टर्म यूज करनी है, वो यूज करनी है आपने एज वी मूव लेफ्ट टू राइट हॉरिजेंटली। ठीक है, और ग्रुप के लिए आपने क्या टर्म यूज करनी है? एज वी मूव टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये जब भी इनके बारे में लिखें तो आपने ये टर्म यूज करनी है, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट और एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो अब क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस देखते हैं। एटॉमिक रेडियस जो है बच्चों, जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं, तो एक ग्रुप में ले लेता हूं, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। तो इलेक्ट्रॉन्स देखें, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, इसके अंदर 3 हो गए। इसी तरह ये बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके अंदर कितने होते हैं? 11 होते हैं। इसी तरह जो पोटाशियम होता है, इसके अंदर होते हैं 19, इसके अंदर होते हैं 37, इसके अंदर होते हैं 55। ठीक है बच्चों, तो ये जैसे जैसे हम नीचे मूव करते जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या चीज बढ़ती जा रही है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जब मैंने पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाया था बच्चों, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं ना ग्रुप के अंदर, वैसे वैसे हर एलिमेंट पे एक नया शेल ऐड हो रहा होता है। ठीक है, यहां पर देखें
आप हाइड्रोजन से लिथियम पे आए हैं ना, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास फर्स्ट शेल था और फर्स्ट शेल के अंदर एस सब शेल होता है और सब शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसी तरह लिथियम पे मूव किया तो लिथियम के पास 1s भी है और 2s भी है। इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये इसके अंदर क्या हुआ, एक शेल की एडिशन हुई। इसी तरह सोडियम पे मूव करेंगे तो 1s भी होगा, इसको मैं इसके आगे लिख देता हूँ, ठीक है। सोडियम पे मूव करेंगे 1s2 होगा, 2s भी होगा, 2p भी होगा, 6 और 3s1 होगा, ठीक है। 2 4 और 6 10 हो गए और 1 11 नया शेल ऐड हो गया। कौन सा, थर्ड शेल ऐड हो गया। इस तरह फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स शेल इस तरह ऐड होता जाएगा। क्लियर। तो जैसे जैसे हम नीचे मूव कर रहे हैं बच्चों, एक नया शेल ऐड हो रहा है। अब नया शेल ऐड होगा, समझे इसका इतना से एटॉमिक रेडियस था, ठीक है, इसके बीच में न्यूक्लियस है। जब नया शेल ऐड होगा तो ये इतना हो जाएगा, एक और शेल ऐड होगा तो ये इतना हो जाएगा, एक और शेल ऐड होगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे मूव करते जा रहे हैं तो ये शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। शेल्स बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे इसे, एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरी एलिमेंट द शेल नंबर इंक्रीज, ठीक है। हर एलिमेंट पे शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। द इंक्रीज ऑफ शेल कॉज इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज, ठीक है। तो जो शेल्स में इंक्रीज हो रहा है यही इंक्रीज कर रहा है एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज को। क्लियर बच्चों। अब इसी तरह अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में आपको पता है कि हम जैसे जैसे पीरियड में मूव करते हैं तो इधर हमारे पास होता है लिथियम, ठीक है, इधर होता है बेरिलियम, ठीक है, सेकंड नंबर पे। फिर आगे आ जाओ तो हमारे पास होता है बोरॉन, फिर आ जाता है कार्बन, फिर आ जाता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, एंड देन आ जाता है फ्लोरीन, एंड लास्ट में आता है नियॉन, ठीक है। अब यहां देखें, ये हम मूव कर रहे हैं किसके अंदर, पीरियड के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते जा रहे हैं, आपको एक बात पता है कि मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था कि जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं शेल की एडिशन नहीं होती, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। मतलब कि जो लिथियम था उसका क्या था, 1s2 और 2s था ना, 1s2 है तो 2s क्या होगा, इसका 1 था लिथियम का। फिर इस पे पहुंचते पहुंचते 2s2 हो गया, इस पे आएगा तो 2p भी ऐड हो जाएगा 2s के साथ, 2s2 होगा और 2p1 हो जाएगा। इसके पास 2p2 हो जाएगा, इसके पास 2p3 हो जाएगा, इसके पास 2p4 हो जाएगा, इसके पास 2p5 होगा, इसके पास 2p6 होगा। यहाँ तक 2p कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो नेक्स्ट हमारे पास सोडियम आएगा और उस पर 3s ऐड हो गया। क्लियर है। तो ये पीरियड में देखें जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं तो शेल ऐड नहीं हुआ, सब शेल्स ऐड होते हैं, सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आप बताएं मुझे कि एक एलिमेंट के अंदर हम अंदर से प्रोटॉन्स भी बढ़ाते रहें, बाहर से इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ाते रहें, शेल की एडिशन भी ना करें, तो उसका जो शेल प्रेजेंट होगा जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, तो उसको न्यूक्लियस के अंदर से जो प्रोटॉन्स होंगे वो खींचेंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों तरफ ऐड हो रहे हैं, जाहिर सी बात है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ ऐड हो रहे हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से जो शेल है ना वो क्या होगा, रिड्यूस होगा और वो करीब आ जाएगा न्यूक्लियस के, ठीक है। न्यूक्लियस के करीब क्यों आएगा, क्योंकि अंदर से एक बहुत ज्यादा उसको फोर्स लग रही है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज्यादा खींच रहे हैं प्रोटॉन्स को, प्रोटॉन्स उनको खींच रहे हैं, तो ऐसे में शेल जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो इस सूरत में हम लिखते हैं कि ग्रुप के अंदर जो वो था, हमने क्या बताया था, इंक्रीज हो रहा था ना एटॉमिक रेडियस, और पीरियड के अंदर क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, ये मैंने आपको अभी समझाया कि जैसे जैसे हम मूव करते हैं पीरियड के अंदर शेल की एडिशन नहीं हो रही, ओनली इलेक्ट्रॉन्स एडिशन हो रही है और अंदर ही प्रोटॉन्स की एडिशन हो रही है, जिसकी वजह से अंदर प्रोटॉन्स की एडिशन हो रही है, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है, जो एटम है, उसका साइज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बच्चों मूव करते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है इसको देखते हैं। शील्डिंग इफेक्ट की बच्चों अगर हम बात करें तो हमारे पास एक आसान अल्फाज में मैं अगर आपको बताऊं तो एक एटम है ना, ये देखेंगे आपके पास एक एटम, इसके बीच में ये प्रोटॉन, ठीक है, बीच में बहुत ज्यादा शेल होंगे, एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, लेकिन जो वैलेंस शेल होगा ना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस एटम ने इसको जो पकड़ा हुआ है, ठीक है, एटम ने जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को रोक के रखा हुआ है लास्ट वाले शेल में, तो इसका जो इस पे फोर्स लग रही है ना, इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, उसके अंदर जब कमी आती है तो उसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
हम लिखते हैं बच्चों इसे द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ attraction between nucleus and valence electron। ठीक है, कि डिक्रीज हो जाना, किसमें डिक्रीज हो जाना, जो इस न्यूक्लियस ने इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाई हुई है उसमें कमी आ जाना, ये होता है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो बच्चों जैसे जैसे हम ग्रुप की बात करें, ट्रेंड्स में अगर हम बात करते हैं ट्रेंड्स से, तो हमारे पास आ जाता है ग्रुप। ग्रुप की अगर हम बच्चों बात करें तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे मूव करते हैं, ठीक है, आपको पता है पहले हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटाशियम है, फिर रुबीडियम है, देन सीजियम है। ठीक है, इसी तरह इनके अगर मैं एटॉमिक नंबर्स देखूं तो इसका 11 आ जाता है, इसका 19 आ जाता है, इसका 37 आ जाता है, इसका 55 आ जाता है। तो जैसे जैसे हम नीचे मूव कर रहे हैं ग्रुप के अंदर ना, क्या हो रहा है, शेल्स की एडिशन होती जा रही है, हर उस पे नया शेल ऐड हो रहा है। अब शेल ऐड हो रहा है तो वैलेंस न्यूक्लियस से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, दूर जाता जा रहा है। ठीक है, पहले वो इधर था, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ, फिर इतना दूर चला गया। तो जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की गिरफ्त जो है, न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती जा रही है। और जैसे जैसे फोर्स कम होती जा रही है वैसे वैसे हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डिक्रीज इन फोर्स होगी तो ये इंक्रीज होगा। तो ग्रुप के अंदर क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप के अंदर इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, अभी मैंने आपको बताया, हर शेल की एडिशन हो रही है हर एलिमेंट पे, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दूर जाता जा रहा है, और दूर जाएगा तो जितना दूर होगा उतना मुश्किल होगा न्यूक्लियस के लिए उसे संभाल कर रखना। क्लियर। और पीरियड की बात करें बच्चों, पीरियड की अगर हम बात करें तो पीरियड के अंदर ये कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट इस वजह से होती है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूर नहीं जा रहे न्यूक्लियस से, वहीं पर प्रेजेंट हैं, उतने ही प्रोटॉन्स भी अंदर ऐड होते जा रहे हैं। तो न्यूक्लियस की गिरफ्त जो है वो इलेक्ट्रॉन पे जितनी पहले एलिमेंट पे थी उतनी ही लास्ट एलिमेंट पे भी होगी। ठीक है, जिसकी वजह से कोई एटॉमिक साइज तो चेंज हो रहा है लेकिन न्यूक्लियस की जो गिरफ्त है ना हर एटम पे, वो हर इलेक्ट्रॉन पे वो उतनी ही है जितनी पहले एलिमेंट पे थी और उतनी ही लास्ट एलिमेंट पे होगी। क्लियर है, इसीलिए ये जो है ये कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चों स्टेटमेंट फिर भी आपने वही देनी है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप और एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ठीक है, और एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड हॉरिजॉन्टली द शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाई, क्योंकि न्यू शेल्स की एडिशन नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, ठीक है, वो वहीं पर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये कांस्टेंट है। और नीचे ग्रुप में क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हर एलिमेंट पे एक नया शेल ऐड हो रहा है, शेल ऐड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर जाता जा रहा है न्यूक्लियस से, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन दूर जितना जाएगा उतनी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पे वो कम होती जा रही है। क्लियर है बच्चों। इसके बाद मूव करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी में। बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, फिर से आसान अल्फाज में मैं अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का बताऊं तो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है बच्चों के एलिमेंट को हमने आयोनाइज करना है, आयन बनाना है। ठीक है, आयन जानते हैं ना आप लोग, एटम और आयन में क्या डिफरेंस है, एटम इज अ न्यूट्रल स्पीशी, आयन इज अ चार्ज स्पीशी। जब एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन तो हम कुछ चेंजेस करते हैं, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड में कुछ चेंजेस करते हैं, या इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें या निकाल दें, ऐसी सूरत में जो एटम क्या हो जाता है वो आयन बन जाता है, और आयन या तो कैटाइन होता है या एनाइन होता है। अब कैटाइन और एनाइन जो है ना, इसमें जब हम एलिमेंट के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, यहाँ पर जो हम आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर बात कर रहे हैं, नहीं हम बात कर रहे हैं कैटाइन बनाने की, कि जब हमने क्या करना है, एक एलिमेंट के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब हम एटम के अंदर से, एलिमेंट के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, उस सूरत में जो हमारे पास एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी उस एटम के ऊपर या एलिमेंट के ऊपर, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है कि हमारे पास यहाँ पर समझे एक एक्स एटम है, इसके अंदर से मैंने क्या किया, x+2 कर दिया, +2 इलेक्ट्रॉन्स कर दिए। ठीक है, तो ये जो मैंने किया है, इस सूरत में जो मुझे एनर्जी लगानी पड़ी है, इस पे जो एनर्जी मुझे देनी पड़ी है इसके अंदर, इसको इस कैटाइन में कन्वर्ट करने के लिए, वो एनर्जी जो है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, फिर से बताऊं एक दफा, आयोनाइजेशन एनर्जी जब भी हम किसी एटम को आयन में कन्वर्ट करते हैं, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हो तो उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव
एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। अब यहाँ पर बुक वालों ने डेफिनेशन में एक टर्म यूज किया बच्चों, एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। आइसोलेटेड गैसेस एटम से क्या मुराद है? ठीक है, ये आइसोलेटेड गैसेस एटम जो है इससे क्या होता है बच्चों? आइसोलेट कहते हैं किसी भी चीज को दूसरी चीजों से अलग करना। आप बस एक मिट्टी का जो है आपको एक बाउल दिया गया और उसमें से कहा गया कि इसमें से रेत या मिट्टी का एक दाना जो है उसको आइसोलेट करो। आप क्या करेंगे? एक दाने को उठा के साइड पे रखेंगे, ये आपने आइसोलेशन की। गैसेस एटम क्यों यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं? हम सॉलिड एटम या लिक्विड एटम क्यों नहीं कह रहे? बच्चों बात ऐसी है कि जब हम एनर्जी देते हैं ना एक एलिमेंट में, सबसे पहले वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म। ठीक है, जब हम फर्स्ट एनर्जी देंगे ना, हम जब भी किसी एलिमेंट को एनर्जी देते हैं तो सबसे पहले वो कन्वर्ट होगा सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, ये कन्वर्जन हो गया। उसके बाद और एनर्जी अगर हम देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम और एनर्जी देते हैं तो वो देन अपना इलेक्ट्रॉन जो है उसको निकालेगा। ठीक है, ऐसे ही वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, देन वो आयोनाइज होगा। क्लियर है? तो इसलिए हम यहाँ पर आइसोलेटेड गैसेस एटम की टर्म यूज कर पाए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। अब इसका ट्रेंड देखते हैं बच्चों। ट्रेंड की बात करें तो ग्रुप और पीरियड की अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी के, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं, ग्रुप में नीचे मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या होगा? देखें आप, अगर वैलेंस शेल जो है वो उसका इलेक्ट्रॉन दूर जाता जा रहा है एटम से, पहले न्यूक्लियस के करीब था। पहले एलिमेंट की बात करें तो उसमें क्या था? न्यूक्लियस के करीब था क्या? वैलेंस से। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन करीब था। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो क्या करता जा रहा है? दूर जाता जा रहा है, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आ रहे हैं। तो जैसे जैसे वो दूर जाता जा रहा है ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस है उसकी उस पर ग्रिप कम हो रही है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे न्यूक्लियस की ग्रिप कम होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, आपको पता है। तो जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है बच्चों, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि आपको एक एलिमेंट में से समझ जाएंगे, एक एटम है, यहाँ पर उसका न्यूक्लियस है और उसका यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बीच में कितने ही उसके शेल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत थोड़ी सी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? ग्रुप के अंदर डिक्रीज कर रही है। और पीरियड की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो करीब आ जाते हैं प्रोटॉन्स के, तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं, पीरियड के अंदर क्या हो रहा है? आपके पास एलिमेंट्स जो हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करीब आ गए, एटॉमिक साइज रिड्यूस कर गए। ऐसी सूरत में आपको मुश्किलात का सामना होगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि उसके पास इतने शेल नहीं है, उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो तादाद ज़्यादा है और प्रोटॉन्स की तादाद भी ज़्यादा है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको आपको कंट्रोल करते हुए उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि पीरियड के अंदर इंक्रीज होते हैं, तो ग्रुप के अंदर क्या होती है? ये डिक्रीज, और पीरियड के अंदर इंक्रीज होते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये थी आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये बच्चों ये आपके पास कुछ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज हमने देखी। अब पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज कहते हैं बच्चों कि हम क्या करें? पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज को पढ़ें। आपने देखा है कि कैसे पीरियोडिक टेबल जो है हमें हेल्प कर रहा है इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने में। ठीक है, आपको एलिमेंट का पता होता है पहले से, क्या इसकी शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसका एटॉमिक रेडियस क्या है, ये आपको पहले से पता चल जाता है किस चीज से? इन प्रॉपर्टीज से। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज हमारे पास रहेगी उन पे नेक्स्ट मूव करेंगे। क्लियर बच्चों? मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।